हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 23 अप्रैल 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज है। लॉकडाउन पीरियड में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका पूरा शेड्यूल हमने बनाया है। हर दिन एक टेस्ट अपलोड होगा और 24 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कुल 125 टेस्ट होने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाइए, चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए और टेस्ट लगाते जाइए। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, डिटेल सोल्यूशन है। और जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं उनके लिए 100 रुपये का ऑफ है, उनको 399 मिलेगी। ये हमारे नोट्स हैं। आप चाहें तो नोट्स लेने के बाद टेस्ट सीरीज लेंगे तो 100 रुपये का ऑफ उसमें आपको मिल जाएगा। 998 रुपये में नोट्स बुक कर सकते हैं। पीडीएफ इनकी आपको अवेलेबल हो जाएगी तुरंत, और लॉकडाउन के बाद में नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये आपके पास में हमारा कोर्स है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हमारे आज के थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि सफलता आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम मांगती है। देखिए, क्या होता है जिंदगी में, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो उसकी कीमत होती है, वो अदा करनी पड़ती है। जो उस कीमत को अदा कर देता है वही सफल हो पाता है। तो सफलता की भी अपनी कीमत होती है। आप जिस पद पर पहुंचना चाहते हैं, जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसकी जो कीमत आपको चुकानी पड़ती है वो कठिन परिश्रम के रूप में चुकानी पड़ती है। और ये कठिन परिश्रम, आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप कर पाते हैं। तो खुद पे भरोसा और कठिन परिश्रम, यही सफलता की कुंजी है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो इसको घटाकर 3.75% कर दिया है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर पवन राजपूत का है, दूसरा उत्तर पूजा ठाकुर का है और तीसरा उत्तर कोशी भगत का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर इसी प्रकार से यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन की बात करेंगे। कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। पहला प्रश्न कि कोविड-19 से जुड़े सवालों के समाधान के लिए कौन सा मंच शुरू किया गया है, तो ये है कोविड इंडिया सेवा मंच। दूसरा प्रश्न, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, किन देशों से एफडीआई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा, और ये होगा जमीनी सीमा साझा करने संबंधी। तो ये आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है, और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। पांचवा प्रश्न है कि किन्हें राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। छठवां प्रश्न है कि फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है, तो ये 1.8% किया है। सातवां प्रश्न है कि किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई है। आठवां प्रश्न है कि किन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की होगी, तो ये बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा। नवां प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर को निर्देशक जीन डिच का निधन हो गया, तो ये टॉम एंड जेरी के निर्देशक थे। 10वां प्रश्न है कि किस देश ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, तो ये अमेरिका के द्वारा लगाई गई है। और 11वां प्रश्न है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 12वां प्रश्न कि किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर तिरंगा बनाया है, तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाया गया है। और 13वां प्रश्न है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 14वां प्रश्न है कि किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। और 15वां प्रश्न है कि कोविड-19 मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये गोवा बना है और दूसरा मणिपुर बना है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्न की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत की स्थिति इसमें बहुत बुरी है। भारत इसमें जो है 142वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्था है, और इस संस्था हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है 21 अप्रैल को, जब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। और ये जारी किया गया, और 180 देशों का ये सूचकांक है। इसमें भारत 142वें स्थान पर है। अगर पिछले साल यानी 2019 की हम बात करें तो भारत इसमें 140वें स्थान पर था, यानी भारत की रैंकिंग 2 पायदान नीचे गई है पिछले एक साल में। इस सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है, तो नॉर्वे लगातार पिछले 4 वर्ष से पहले स्थान पर है, और फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे। तीनों के तीनों आसपास ही स्थित हैं और तीनों यूरोपियन कंट्री हैं। अगर सबसे निचले स्तर की बात करें तो उत्तर कोरिया इसमें सबसे नीचे है, जो कि 180वें नंबर पर है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही है।
डिटेल देख लीजिए और इस बार का पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी वो देख लीजिए। तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व में पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसके उपाय और लोगों के बीच में उसकी जागरूकता फैलाना। इस बार 2020 के पर्यावरण दिवस की थीम की बात करें, विषय की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन, ये इस बार का जो है विषय था। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को कैसा अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कोविड-19 की इलाज में जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, कई प्रकार की उनके साथ हिंसक घटनाएं हो रही, तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक नया अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब सदन के कोई भी सत्र सदन में ना हो, यानी कि सदन ना चल रहा हो, बैठक ना चल रही हो। तो इन अपराधों को अब जो है वो बनाया गया है असंज्ञेय और गैर जमानती। अब ये क्या है? संज्ञेय और गैर जमानती, ए ऑप्शन सही है। संज्ञेय और गैर जमानती क्या होते हैं? संज्ञेय का मतलब गंभीर किस्म के अपराध जिनमें पुलिस को गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती, और गैर जमानती का मतलब उनमें अग्रिम जमानत नहीं होती है। तो अब ये जो अपराध हैं वो संज्ञेय और गैर जमानती बना दिए गए हैं। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन किया है और उसके लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो हिंसा होगी उसको संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। और अध्यादेश में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को कोई चोट पहुंचाता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो क्षतिपूर्ति यानी उनको जो है मुआवजा भी दिया जाएगा। बात होगी चौथे प्रश्न की कि मानव संसाधन मंत्रालय ने ई लर्निंग कंटेंट में योगदान देने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम है विद्यादान 2.0, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक है और ये उत्तराखंड में हरिद्वार से जो है सांसद हैं लोकसभा के, ये केंद्रीय मंत्री हैं मानव संसाधन विकास के। और नई दिल्ली में ई लर्निंग कंटेंट में योगदान देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो नाम है वो विद्यादान 2.0 रखा गया है। और ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है तो कोविड-19 से जो स्थितियां बनी हैं, स्कूल और उच्च शिक्षा के स्तर पर जो यानी कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं उनको ई लर्निंग की सामग्री की जो आवश्यकता बढ़ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। और विद्यादान जो है सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर पर ई लर्निंग सामग्री विकसित करेगा, यानी ई लर्निंग सामग्री विकसित की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, जो कि 5वां प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? और ये किया गया है ईरान के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिका के साथ ईरान का लगातार तनाव जारी है और ऊपर से कोविड-19 चल रहा है, इसके बारे में सभी को आपको पता है। तो ईरान ने 22 अप्रैल को अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। नूर इस उपग्रह का नाम है और इसको पृथ्वी से 425 किलोमीटर की दूर कक्षा में स्थापित किया गया है। यह उपग्रह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC इसके स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया लॉन्च। बात ईरान की करेंगे तो यहाँ की राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति हसन रोहानी है, मुद्रा यहाँ की ईरानी रियाल है। मैप में मैं आपको अब ईरान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको ईरान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप भारत को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तान के बाद ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है यही ईरान है। ये आपको याद रखना है, ये ईरान है। इसके साथ अफगानिस्तान, नीचे की तरफ देखेंगे तो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी लगी हुई है, ऊपर कैस्पियन सागर लगा हुआ है, इधर इराक है। तो ये इसके आसपास वाले देश हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 6वां है कि किस IIT ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रेम विकसित की है? तो हाई स्पीड मैग्नेटिक रेम जो विकसित की गई है वो विकसित की गई है IIT मंडी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT। इसने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रेम विकसित की है और इस रेम पर जो डाटा है उसकी जो वर्तमान तकनीकें हैं उनकी तुलना में काफ़ी तेज डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकेगा। इसमें ऊर्जा बचेगी और ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करने में मदद मिलेगी। ये तकनीक अगली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे, स्मार्टफोन होंगे, उनमें काम करने के लिए सक्षम होगा। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है? तो इसकी खेती को जो वैध किया गया है वो किया गया है लेबनान के द्वारा। ये आपको याद रखना है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो लेबनान की संसद ने जो है चिकित्सा और औषधीय उपयोग के लिए जो भांग होती है उसकी खेती को वैध बनाने का कानून पास कर दिया है। अब कैनबिस जो होता है उसकी खेती को वैध बनाने से क्या होगा, अच्छा मूल्य औषधीय उत्पाद में, वहाँ की जो है उत्पादन में वृद्धि होगी, औषधीय फसल के रूप में इसका यूज किया जाएगा तो उसकी वृद्धि वहाँ पर होगी। तो ये आपको याद रखना है। बात लेबनान की करेंगे तो लेबनान, इसकी राजधानी बेरूत है, प्रधानमंत्री हसन द्वीब है और मुद्रा यहाँ की लेबनानी पाउंड है। मैप में मैं आपको अब लेबनान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको लेबनान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में ईरान आपको बताए थे मैंने। ईरान के आगे आप जाएंगे इराक के, और इराक के आगे आप जाएंगे तो ये जो देश सीरिया के पास में छोटा सा दिखाई दे रहा है यही लेबनान है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप बेरूत देख पा रहे होंगे। राइट, इधर देखेंगे तो इसकी सीमा नीचे इजराइल के साथ में लग जाती है। इस तरफ जो देखेंगे मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर लग जाता है, और इस तरफ सीरिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण शुरू किया है, और ये निर्माण शुरू किया गया है चाइना के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। कितना बड़ा स्टेडियम है ये, तो ये जो है दुनिया का चाइना का एक दक्षिणी शहर है ग्वांगझू। यहाँ पर 10 लाख सीटों की, यानी एक साथ यहाँ पर 10 लाख लोग बैठ सकते हैं। इनकी क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया है। ग्वांगझू एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम, ये इसका नाम होगा, और कमल के फूल के आकार का ये होगा। इसको आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस प्रकार का ये पूरा स्टेडियम होने वाला है। इसका निर्माण की शुरुआत जो होगी वो 16 अप्रैल को हुई, और इसे पूरा करने में लगभग 12 अरब युआन यानी लगभग 1.69 अरब डॉलर खर्च होंगे। बात चाइना की करते हैं कि राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी या युआन है, और एक चाइनीज युआन के अंदर लगभग 10 इंडियन रुपीस होते हैं। तो आप सभी लोगों ने चाइना मैप में देखा हुआ है, इसलिए आज हम चाइना मैप में नहीं देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आज के प्रश्न की। बात करेंगे अब हम आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन इसका अधिग्रहण किया, तो इनमें से किस कंपनी के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।